आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 23 वर्षों से तिब्बत की आज़ादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत व उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी.डी. बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर, तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो धुंदुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्ट्रीम जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर, तिब्बती राजनीतिज्ञ एवं सीटीएम सुरक्षा मंत्री ग्यारी डोलमा जी ने तिब्बती जन क्रांति विषय पर, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे जी ने चीन की भारत तिब्बत नीति विषय पर, निदेशक मंडल एवं काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अध्यक्ष और डॉक्टर ए आदित्यन जी ने तिब्बत का भविष्य क्या विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। परिसंवाद श्रृंखला की 8वीं कड़ी में प्रसिद्ध तिब्बती लेखक एवं कवि तेंजिन सुंदू ने अपने 400 दिनों की हिमालय यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। तत्पश्चात आरएसएस के प्रचारक डॉक्टर सुरेश कुमार जी ने भारत के संदर्भ में तिब्बत की महत्ता विषय पर, प्राचार्य डॉक्टर राकेश दुबे जी ने तिब्बती चिकित्सा पद्धति और उस पर आयुर्वेद पद्धति का प्रभाव विषय पर, इतिहासविद डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने भारत तिब्बत सहयोग मंच एवं तिब्बत कैलाश मुक्ति विषय पर, पूर्व आईएफएस महेंद्र प्रताप सिंह जी ने तिब्बत प्राचीन से अर्वाचीन की ओर विषय पर, आरएसएस के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील मोहंती जी ने तिब्बत पर चीन के कब्जे के 72वें वर्ष पर और वरिष्ठ पत्रकार एवं तिब्बती विशेषज्ञ श्री विजय क्रांति जी ने तिब्बत पर चीन का कब्जा और भारत में उसके दुष्प्रभाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के परिसंवाद का शीर्षक है परम पावन दलाई लामा जी की 4 प्रतिबद्धताएं। परिसंवाद श्रृंखला की 15वीं कड़ी में इस महत्वपूर्ण शीर्षक पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री दावा सेरिंग जी। आप यॉलिंग विद्यालय मैगलोडगंज धर्मशाला के निदेशक हैं। आप स्वयं तिब्बती समुदाय से हैं। आप कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन सर। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा। और मेरा लेक्चर तो नहीं है, मैं लेक्चर देने वाला नहीं हूँ। लेकिन परसों जब अजय साहब जी ने जो हमारा हिमाचल का जो अध्यक्ष अजय सिंह मानकोरिया जी ने मेरे को ये बोला कि आपको बहुत बात करना है, तो मैं इस चर्चे में जो गुरु जी के जो 4 कमिटमेंट है उसी के सिलसिले में थोड़ा चर्चा करते रहा हूँ। 2, 3, 4, 5 साल से छोटे खास था मीटिंग में हम चर्चा करते रहा है, क्योंकि मैं इसी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं एक गुरु जी का
फॉलोवर हो, शिक्षक हों, तो उनकी इसी की वजह से मैं उनके जो सोच है, उनके जो थॉट्स है, उनके जो कमिटमेंट है, उसी के बारे में कुछ सीखने के लिए मैं कई मीटिंग में मैंने चर्चा करते रहा था। तो इस टाइम पे मैं इसीलिए मैंने हाँ किया था। मैं कोई वक्ता अच्छा वाला नहीं हूँ, मेरा लैंग्वेज भी इतना अच्छा नहीं है, मेरा इतना इंटेलिजेंट इमिनेंट ऐसा स्कॉलर कुछ नहीं है। मैं एक स्वयं सेवक हूँ जो हमारा समुदाय में अभी तक सेवक करके आया हूँ। उसी की वजह से मुझे लोगों ने पॉलिटिशियन एमपी बनाया था। तो मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जोड़ के आपसे कुछ सीखना चाहता है कि जो इस विषय में आगे मैं कैसे बढ़ूं, गुरुजी के जो लक्ष्य है, जो कमिटमेंट है, उसको लोगों के सामने रख के फिर आगे बढ़ाने के, प्रमोट करने के लिए मैं क्या कर सकता है, इसी को सीखने के लिए मैं आज, जैसे अजय साहब ने मेरे को इसके बारे में बताया, तो मैंने इसीलिए एक्सेप्ट किया था। तो इसे शुरू करने से पहला मैं भारतीय स्वयं मंच के जो अध्यक्ष है, खासकर जो इंद्रेश जी, जब इंद्रेश जी ने इस संस्था को शुरू किया था उस वक्त से मैं जुड़ा हूँ, और अभी जो काम कर रहा है बहुत सालों से, जो जब से ये शुरू किया है, तो इस संस्था ने, जो भारतीय स्वयं मंच ने तिब्बत के विषय में बहुत काम किया है, लोगों को जागरूकता किया है, जहाँ जहाँ नहीं पहुंचा। एक बार मैं साउथ में गया था, तो मिनिस्टर के साथ बैठा, तो हम तिब्बत के विषय में उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनको वो तो समझ नहीं रहा था। वो बोलता है कि तिब्बत के एक आजाद देश था, वो कुछ अलग से सोच रहा, लेकिन उसके आसपास जो उनका लोग बैठा था, तो उन्होंने तिब्बत के विषय में बहुत कुछ बोला था, नहीं ये ऐसा है, बोला फलाना, सब कुछ बताया था। तो हमने उनको पूछा कि आप लोगों को तिब्बत के विषय में इतना क्या ज्ञान कहाँ से मिला था? तो उन्होंने बोला है कि ये जिंदा ज्ञान के लिए हम भारत तिब्बत साहित्य मंच के द्वारा हमें मिला था। तो इसी ये दिखा रहा है कि भारत तिब्बत साहित्य मंच क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, लोगों को कितना जागरूकता करता है, इसी से साफ दिख रहा है। तो ये मेरा पहला बात है। दूसरा बात, इसीलिए मैं भारतीय तिब्बत साहित्य मंच को, खास करके इंद्रेश जी और जो अन्य जो अध्यक्ष है, लोगों को मैं तिब्बत के समुदाय की तरफ से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और फिर उसका बाद दूसरा, मैं ये पहले शुरू करने के पहले मैं भारत सरकार को, भारतवासियों को, हमें जब से हमने अपना हमारा देश तिब्बत चीन ने कब्जा किया, हम लोग यहाँ आया था, जो हमें अभी 60 साल में जो प्यार मिला था, जो हमें देखभाल किया था, एक माता अपना बच्चा को प्यार ख्याल करता है, उसी का तरह भारत देश ने, भारत सरकार ने हमें सुविधा दिया है, हमें सब कुछ है। उसी के लिए मैं तिब्बत की समुदाय की तरफ से, जो तिब्बत में है, जो यहाँ है, सभी की तरफ से भारत के सरकार को और भारतवासी को मैं अतः दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आप लोग का ये जो प्यार, आप लोग का जो हमें सुविधा जो नहीं दिया हुआ, तो इस वक्त 60 साल में हमारा जो पहचान, हमारा आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज को खत्म हो चुका हुआ। लेकिन आप लोगों की कृपा से, भारत के गवर्नमेंट की कृपा से, हमारा 60 साल के बाद हमारा जो लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा संस्कार अभी भी जीवित रहा है। उसी की वजह से तिब्बत की समस्या भी जीवित रहा है, दुनिया में फल रहा है। तो उसी के लिए मैं फिर एक बार फिर भी भारत के गवर्नमेंट को, सरकार को और भारत के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा, अब विषय में आता, मैं इतना जैसा मैंने बोला है, मैं इसी के सिलसिले में इतना नहीं बोल सकता। जैसा मैंने कल परसों बोला था, गुरुजी ने बहुत बोला, संबोधित किया है, संतों जी ने बहुत संबोधित किया, कई अन्य जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने इसी के बारे में बहुत बोला, उससे हमें इस ज्यादा। फिर भी मैं एक गुरुजी का फॉलोवर होने के लिए, शिष्य होने की वजह से मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, लोगों में इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसी के सिलसिले में मैं आज थोड़े उस विषय में अपना बात रखेंगे। तो उसका बाद जब आप लोग का प्रश्न होगा तो मैं ज्यादा उसको पसंद करता हूँ। ठीक है। तो पहला गुरुजी एक इंसानियत होने के नाते उनका पहला लाइफ कमिटमेंट है, वो है कि ह्यूमन वैल्यू को प्रमोट करना।
जैसा ह्यूमन वैल्यू है कि जो बेस्ड ऑन कंपेशन, करुणा, जो माया और जो टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, इसी को प्रमोट करने के लिए उनका कमिटमेंट है। तो अगर ये इसको प्रमोट करने अगर होगा, जहाँ इसका इसी तरह का संस्कार जिस घर में होगा, जिस समुदाय में होगा, जिस कम्युनिटी में होगा, जिस सोसाइटी में होगा, जिस देश में होगा, उसमें शांतिपूर्ण होता है। जैसा एक घर में इसी तरह के संस्कार होगा, बड़े को इज्जत करना, छोटे को प्यार करना, लोगों से प्यार भावना से रहना, इसी तरह कंपैशन एंड लव एंड काइंडनेस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, इसी के संस्कार में अगर कोई रहता है, उस फैमिली में, उस सोसाइटी में, उस नेशन में शांति संपूर्ण होता है और शांति रह सकता है, हार्मोनी होता है। तो इसीलिए गुरुजी चाहता है कि अभी नहीं है तो अगले जनरेशन को, अगली सेंचुरी, 22nd सेंचुरी में अगर हम लोग इसी के विषय में शुरू काम करेगा, अभी से काम करेगा, सभी लोग जोड़ कर काम करेगा, तो नेक्स्ट सेंचुरी में, नेक्स्ट जनरेशन में उनको एक शांतिपूर्ण, एक अच्छे इंसान के तौर में खुशी से रह पाए। उसी की वजह से गुरुजी इसमें काम कर रहा है, इसी को प्रमोट कर रहा है। तो मैं भी उसी की, गुरुजी की शिक्षा होने के वजह से मैं भी अपना कोशिश करता हूँ कि लोगों में इसी के बारे में चर्चा करना और बताना। तो ये मेरा लक्ष्य था, कर रहा हूँ मैं कई साल से, अपना तरफ से कर रहा हूँ। इसीलिए पहला गुरुजी का जो कमिटमेंट है वो ह्यूमन वैल्यू को बढ़ाना। उनका दूसरा कमिटमेंट है तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाला वजह से वो सभी धर्म को एक हार्मोनी में देखना चाहता है। क्योंकि वैसे धर्म, हम सभी लोग जानते हैं, धर्म एक लोगों को सुख देने के लिए, लोगों को खुश देने के लिए, लोगों को हैप्पीनेस देने के लिए तो धर्म होते हैं, रिलीजियस इसके लिए होता है। मगर वो सभी धर्म लोग यही बोल रहे हैं कि आप प्यार से रहो, कंपैशन करो, सभी को फॉरगिवनेस करो, लव करो, काइंडनेस करो, सभी धर्म यही सिखाते हैं। कहीं भी कोई भी धर्म ऐसा नहीं है वो बोलते हैं कि मारो पीटो, किसी से लड़ो, बात ऐसा करो, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अभी हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि कई देश में धर्म की वजह से लोगों को दुख मिलते हैं, लोगों को लड़ने पड़ते हैं, लोगों को मारने पड़ते हैं। तो इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि धर्म के वजह से हम लोगों को दुख ना पहुंचे, धर्म के वजह से लोग दुख ना हो। उसी के सिलसिले में गुरुजी रिलीजियस हार्मोनी को आगे बढ़ाने के लिए उनका लाइफ कमिटमेंट है। तो इसीलिए कोई जो भी गुरुजी के शिष्य हो, गुरुजी के फॉलोअर हो, वो सभी को इसी विषय को प्रमोट करने के लिए हमारा जिम्मा बनता है। तो एक तो दूसरा ये बनता है। तो ये दूसरा गुरुजी का दूसरा वो है, मतलब कमिटमेंट है। तीसरा कमिटमेंट है गुरुजी का गुरुजी एक तिब्बती होने के नाते, और जो तिब्बत में है और जहाँ पर तिब्बत है वो सभी लोग गुरुजी को विश्वास करते हैं, उसकी ऊपर उम्मीद करते हैं कि जो भी खुशी है, खुशहाली मिलता है, खुशी मिलता है, वो गुरुजी की कृपा से हमें खुशहाली मिलता है। तो सभी जो भी तिब्बत में हो या एग्जाम में है, सभी लोग गुरुजी को विश्वास करता है। तो उसी की इस दो वजह से गुरुजी तिब्बत के संस्कार, तिब्बत की लैंग्वेज, तिब्बत के इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए उनका एक लक्ष्य रखा है, उनका एक लाइफ कमिटमेंट रहा है। और खास करके जो भी सिविलाइजेशन होगा, कोई भी सिविलाइजेशन होगा, वो उसका पहचान, उसका लैंग्वेज, उसका कल्चर ही उसी का खास रहता लक्ष्य, उसका लाइफ है। अगर किसी का सिविलाइजेशन का, उसी का लैंग्वेज और उसका कल्चर को खत्म हो जाएगा,
देन आपको जरूर नहीं कोई दुश्मन उसको कब्जा करे, खुद मर चुका है, खुद खत्म हो गया है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कहीं बहुत पुराना प्राचीन सिविलाइजेशन बहुत लोग अभी इस दुनिया में हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें उन लोग नहीं है क्योंकि उनका अपना पहचान, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर को खत्म कर दिया है, उन्होंने प्रिजर्व नहीं कर पाया है। उसी की वजह से उस बहुत पुराना सिविलाइजेशन लोगों को अभी खत्म हो गया, अभी हमें दुनिया में नहीं मिलता है। तो कल्चर, language and culture is the identity of the civilization. So इसी की वजह से गुरुजी तिब्बत की जो पहचान, आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उसको प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए उनका थर्ड लाइफ कमिटमेंट है। तो उसी का साथ उनका यही भी है कि तिब्बत के इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये तिब्बत की इन्वायरमेंट प्रिजर्व करना और उसके ऊपर काम करना तिब्बत की अकेले के फायदा के लिए नहीं है, वो विश्व के फायदा के लिए, क्योंकि हम लोग इंटरडिपेंडेंट है। अगर तिब्बत की इन्वायरमेंट कुछ खराब हो जाएगी, सभी दुनिया में फर्क पड़ेंगे। जैसा हम भारत की इन्वायरमेंट खराब होगा, कोई नुकसान होगा तो सारी दुनिया में नुकसान पड़ता है। उसी तरह तिब्बत का जो इन्वायरमेंट अगर खत्म हो जाएगा, उसमें अनसेफ डिग्रेडेशन होगा तो सभी दुनिया को फर्क पड़ेगा। खास करके जो साउथ एशियन कंट्री को जो भी पानी मिलता है, जो सभी पानी में 65-70% जो पानी साउथ एशियन कंट्री को मिलते हैं वो तिब्बत से बह रहा है। तो अगर तिब्बत के इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, जो ग्लेशियर जितना जो थर्ड पुल बोलते हैं, जो ग्लेशियर जो तिब्बत में है, अगर वो खत्म हो जाएगा, देन साउथ एशियन कंट्री विल सफर ऑफ द रिसोर्स ऑफ वाटर। पानी के रिसोर्स से वजह से साउथ एशियन कंट्री को बड़ा खतरा ना होगा, मुश्किल पड़ेंगे उनको, दुख का सामना पानी का सामना करना पड़ेगा। इसी की वजह से तिब्बत की इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करना उनका एक लक्ष्य था, क्योंकि ये दुनिया का समस्या है, ना ही तिब्बत अकेला का। तो चौथवा जो गुरुजी का कमिटमेंट है वो प्राचीन हिंदुस्तान का, भारत का जो संस्कार और कल्चर को रिवाइव करने के लिए है। ये क्यों है? क्यों गुरुजी दलाई लामा जी नालंदा का कल्चर का एक फॉलोवर है, उसको प्रैक्टिस करता है। जैसा हजारों साल तिब्बत में उस कल्चर को, उस रिलीजन को, उस फिलॉसफी को प्रिजर्व करके रखा है, जैसा उसी को प्रिजर्व करके अभी भी जीवित, जब गुरुजी निवासत में आया है, रिफ्यूजी इंडिया में आया है, उसी को आगे बढ़ा के अभी दुनिया में फैला है। उसी की वजह से नालंदा का थॉट, नालंदा का जो फिलॉसफी है, उसी के ऊपर अभी दुनिया बहुत जागरूक हुआ है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द वर्ल्ड पीस। अभी दुनिया में सभी लोग जहां भी जाओ, किसी कोना, किसी नेशनलिटी से पूछो, किसी देश के लीडर को पूछो, सभी लोग बोलेगा हमें शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए। तो पीस चाहिए, अगर दुनिया में पीस चाहिए, अगर आपके घर में पीस चाहिए, आपके देश में पीस चाहिए, आपके कंट्री में पीस चाहिए, तो एक ही कल्चर है, एक ही कल्चर है, वो है भारत का कल्चर, जो नालंदा से आए हुए कल्चर, जो अहिंसा है। अहिंसा वही कल्चर है जो दुनिया को पीस बना सकता है, दुनिया में पीस बना है। इसीलिए गुरुजी उसी की वजह से गुरुजी भारत का जो नालंदा का प्राचीन नालंदा का जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाना, प्रमोट करना उनका एक लक्ष्य था, उनका एक लाइफ कमिटमेंट था। और जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने बहुत बार देखा भी है, सुना है, जैसे इंडियन की जो लोग गुरुजी के लिए दर्शन के लिए जाता है, खास करके जो यूथ लोग गुरुजी के दर्शन में जाता है, मैंने सुना था और मैंने देखा भी था, गुरुजी एक आदमी को, इंडियन के जो जवान लड़का है, लड़की है, कि उनको साथ कोई 20 मिनट, कोई 25 मिनट, कोई 30 मिनट, किसी टाइम पर तो कई 45 मिनट एक इंडिविजुअल को समझाने की
how important the ancient Indian culture is to bring a peace in the world. देखो जैसा अभी हिंदुस्तान में इतना रिलीजियस है, जो इतना कल्चर है, इतना लोग है, फिर भी हजारों साल इंडियन एक शांति कंट्री में रहा है, क्योंकि जो सैन्य शक्ति जो भारत के पास है, वो कहाँ से मिला है? जो एक कल्चर जो अहिंसा कल्चर है, वहां से ये सैन्य शक्ति मिला है। तो उस सैन्य शक्ति की वजह से इतना धर्म लोग इंडियन में रहता है, इतना कल्चर लोग इतना रहता है, फिर भी इंडियन में शांति बहुत, दूसरे कंट्री से मिलकर देखेगा तो सबसे शांति देश भारत में है। ये क्योंकि है? क्योंकि भारत में सैन्य शक्ति का वो है। वो सैन्य शक्ति कहाँ से मिला है? कि उनका भारत का प्राचीन कल्चर से मिला था। जो वो था कि अहिंसा, कंपैशन, करुणा, यही तो टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, यही तो भारत का एक पहचान था, भारत का एक कल्चर था, भारत का एक संस्कार था। उसी की वजह से तो इंडियन में इतना अलग अलग धर्म का लोग, अलग अलग कल्चर का लोग अभी तक हजारों साल शांति से रहा है, प्यार भावना से रहा है। तो ये सारा इंडियन के एशियंट प्राचीन कल्चर के वजह से हुआ है, संपूर्ण हुआ है। तो इसीलिए गुरुजी इस विषय में अपना फोर्थ कमिटमेंट इसी के ऊपर रखा है, इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं एज ए फॉलोअप ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा, हम उनके एक शिष्य होने की वजह से जो दुनिया में, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे दुनिया में हो, तो सभी लोग ये चार जो गुरुजी का लक्ष्य है, जो गुरुजी का फोर कमिटमेंट है, इसी के ऊपर आप हम कुछ कर पाए अपना। जैसा मैंने अभी किया, मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं इतना जानने वाला नहीं हूँ, फिर भी अपना कोशिश करूँगी कि मैं अपने इसी के विषय में लोगों में चर्चा करना, लोगों के अंदर ले जाना, मैं अपने तरह से कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह के मैं चाहता हूँ सभी लोग जो गुरु जी का शिष्य मानता है, जो गुरु जी का फॉलोअर मानता है, उसी लोगों को हमें सब मिल के गुरु जी के जो चार जो लक्ष्य है, चार जो कमिटमेंट है, उसी में हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसी को लोगों में ले जाने के लिए, ताकि अगले सेंचुरी में, अगले जो हमारा आने वाले पीढ़ियों को एक शांति दुनिया, शांति देश, शांति फैमिली उनको हम प्रकट कर सके। तो ये गुरु जी के लक्ष्य था। तो इसीलिए हम सभी लोग जो इसी में काम करने में, इसी को प्रमोट करने में हम सब जोड़ने, मेरे ख्याल में हमारा ड्यूटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। मेरा इतना सा कहना है। तो आगे आप लोग का जो क्वेश्चन होगा उसी में मैं जोड़ेंगे। प्रश्न भी दिया है और निश्चित ही जो आपने जो वक्तव्य दिया है ये हमारे लिए श्रेयस्कर और लाभकर दोनों है। अब सर एक मेरी जिज्ञासा थी कि तिब्बत की आज़ादी में युवा की क्या भूमिका हो सकती है, वह क्या करे कि तिब्बत की आज़ादी के लिए अपनी किन किन माध्यमों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए और उसे सशक्त बनाने के लिए, उस आज़ादी की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए अपनी किस तरह की भूमिका का निर्वाह कर सकता है। ठीक है जी। पहला तो आपको ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम एक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, एक आज़ाद देश था। जब हम आज़ादी था तो भारत एक हिमालय को एक शेल मानता था, क्योंकि उस वजह से था एक शांति देश तिब्बत उनका पीछे था, चीन का और भारत के बीच था। उसी की वजह से हिमालयन रीजन को एक शील माना जाता था। तो हमारा देश एक 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में हम एक स्वतंत्र देश था। मगर जब से हमारा देश में सभी देश में होता है कि ऊपर नीचे होता था, उसी तरह हमारा देश में भी ऐसी समस्या आया है। उसी की वजह से हमारा जो स्थिति है इस वक्त तो कोई 8वां सेंचुरी से 9वां सेंचुरी से अभी तक हमारा जो तिब्बत की जो
स्थिति है, जो अंदर पॉलिटिकल स्टेटस है, वो ऐसे आके पीछे रहा है। उसी की वजह से और अभी दुनिया के जो वजह से देखकर गुरुजी ने और हमारा तिब्बत की सांसद ने ये और लोगों का मर्जी से हमने ये किया है मिडिल वे अप्रोच। हम अभी आजाद नहीं लड़ रहा है, हम एक मिडिल वे अप्रोच के लिए ऑटोनॉमस रीजन के लिए हम कोशिश कर रहा है। तो पहला बात है। तो अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तिब्बत के सहयोग करने के लिए आप यूथ लोग क्या कर सकता है? पहला तो सभी लोग, यूथ लोग, चाहे तिब्बती हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे और एनी नेशन हु वांट टू, कोई भी हम तिब्बत को सपोर्ट करना चाहते हैं, दे हैव टू नो द रियलिटी ऑफ पास्ट हिस्ट्रीज ऑफ तिब्बत। जो हमारे प्राचीन हमारा हिस्ट्री है उसको भी पहला ज्ञान होना चाहिए। बीच में जैसा हमारा उठबाट होता है, देश में उठबाट, पॉलिटिकली उठबाट हुआ है, उस हिस्ट्री को भी आपको ज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चीन के कब्जा होने के बाद और अभी तिब्बत की दुनिया में तिब्बत को एक आजादी देश मानने वाला, सपोर्ट करने वाला कितना है, वो भी आपको ज्ञान लेना चाहिए पहले, ठीक ना? तो ये सारा लेकर देन आपको, देन यू शुड मेक योर स्टैंड दैट हाउ टू सपोर्ट द तिबेटन कॉज। तो मैं चाहता है एज आई एम ए फॉलोअर ऑफ मिडिल वे अप्रोच। मैं एक मिडिल वे अप्रोच जो गुरु जी का मार्गदर्शन किया है, जो हमारा संसद का, जो हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जो तिब्बत और चीन का जो समस्या है उसको खत्म करने हमने मिडिल वे को अप्रोच किया है, जो हमारा संस्कार, जो हमारा पहचान, जो हमारा कल्चर, जो हमारा लैंग्वेज, जो हमारा इन्वायरमेंट को प्रोडक्शन कर पाए, प्रोडक्शन करे, ताकि हमारा जो सिविलाइजेशन को ना खत्म हो जाए। इसी को हम माध्यम में रखते हुए हम आगे चीन को बोलता है कि चीन को हम मांगता है कि हमें ऑटोनॉमस, जनरल ऑटोनॉमस चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको, जैसे मैंने पहले बात, इसी सभी स्थिति को ज्ञान लेते हुए देन यू कैन सपोर्ट द तिबेटन कॉज। जी सर। सर, मेरा एक प्रश्न था कि तिब्बत की आज़ादी के लिए आपका जो प्रशासन है वो विश्व स्तर पर क्या क्या कार्य कर रहे हैं? कौन कौन से मूवमेंट को जो है अपना आधार बना करके और सुनिश्चित कर रही है कि जो है तिब्बत की आज़ादी में और भी प्रभावी ढंग से उसको बल मिले, ताकि जल्दी से जल्दी कार्य को सुनिश्चित किया जा सके? जी, हमारा जो प्रशासन है, जो तिब्बत के नवासस प्रशासन है, ये सभी, आप जैसा रिसेंटली अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जो सीजोंग है, वो अमेरिकन किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट का जो है चक सिकुलर, उनका जो क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनको मिल पाए, सामने आए, स्टेटमेंट आए दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो the Americans been very supportive to Indian cause, I mean Tibetan cause, but they are reluctant to come out very strongly as they are doing today. जैसा आज सामने खोल के आया है, उसी तरह अभी तक बहुत कम आया है। वैसे सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसा खोल के इतना नहीं आया। जैसा आपका हमारा देश, जो भारत का देश, जैसा पहला 22 का जो हमारा जो है 22 स्पेशल फोर्स है, इसी के बारे में तिब्बत की समुदाय में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, एक सीक्रेट रखा है। कोई 50-55 साल तभी भी थे। आजकल भारत सरकार उसको बताता है कि हमारा एसएफ है, उनको संबोधित करता है, उनको क्या बोलते हैं, उनके विषय में बोल रहा है, उनको खुला आम से हिंदुस्तान में चर्चा कर रहा है, खोल के बोल रहा है। बॉर्डर के बारे में तिब्बत के लोगों ने क्या काम किया है, जो क्या वो सारा खोल के बोल रहा है। पिछले 50-55 साल और कोई साल हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करता, हम कभी नहीं खोल के बोलता था। हमें बोलने में हम जानता था, फिर भी हम अपना समुदाय में नहीं बोल सकते, क्योंकि एज पर दी इंडियन पॉलिसी। तो
हमारा जो प्रशासन है, जो हमारा जो यूनिवर्सल सरकार है, वो पूरा कोशिश करता है, जैसा हमने 61, 65, 63 हमने यूएन में अप्रोच किया है, सब कुछ किया है किया अभी तक दुनिया में। जैसा यूएन के लोग, हम यूएसए ने हमारे जो तिब्बत इज ऑक्युपाइड कंट्री का रेजोल्यूशन पास किया है, तिब्बत पॉलिसी का एक रेजोल्यूशन पास किया, वो पॉलिसी बना है। उसी तरह के कई देशों ने कि तिब्बत की समस्या को समझते हुए उन लोगों ने हमारा समस्या को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहयोग दिया है। जैसा इंडियन गवर्नमेंट ने, अगर इंडियन गवर्नमेंट का सहयोग जो मिले नीचे से, मतलब अंडरग्राउंड सोचो, एक तरह से अगर इंडियन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट हमें पिछले 50-60 साल में नहीं मिला होगा, हमारा आशा जो लोग मैं कहता हूँ, मैं कभी भी कोई फॉरेनर इंटरव्यू वाला आता है, मैं उनको बोलता हूँ आई रिस्पेक्ट, आई एक्नॉलेज, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि जो अमेरिका हमको मदद करता है, इंग्लैंड जो यूरोपियन करता है, दुनिया सभी को करता है, हम मदद करते हैं, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, मैं उसको थैंक्स करता हूँ। बट nobody, no country can challenge with Indian government and people who has supported the Tibetan cause, who has supported the Tibetan politically, not coming out very openly, but internally we have a parallel government running in the Indian land. We are able to preserve our culture, identity. We have a full freedoms to preserve our own identity and culture. So this kind of politically, religiously, culturally, human being, I mean, nobody, no country in the world can challenge with the support what has given by the Indian government and people. So this is important. Okay. सर, ऐसा है कि जिस तरह से इस समय विश्व का माहौल बना हुआ है, चाहे वो युद्ध को लेकर के हो, चाहे शांति को लेकर के हो, समन्वय की, एकता की बातों को लेकर के हो, क्या युद्ध से बुद्ध की तरफ लौटना या बुद्ध से युद्ध की तरफ लौटना आपके मायने में सही दिशा क्या है? बुद्ध का मतलब बुद्ध के दर्शन को लेकर के विश्व को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना। बुद्ध, what do you जी mean? जी, महात्मा बुद्ध के दर्शन को लेकर के पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधना, क्या ये समय की मांग है, या फिर आप युद्ध से बुद्ध की तरफ जाना सबसे बेहतरीन है, या बुद्ध से युद्ध की तरफ जाना सबसे बेहतर है? देखो, युद्ध से कोई भी फैसला नहीं होगा। दुनिया में बहुत युद्ध करने वाला, हिटलर आया, वो आया, फलाना सब आया, मुगल्स आया, सब कुछ आया, सभी लोग नहीं, उसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ, उसका समस्या का अंतिम नहीं हुआ है। अंतिम होगा बुद्ध से, चाहे ये उस बुद्ध से होगा जो मैं पहला बोला था, जो हिंदुस्तान का जो आइडेंटिटी था, अहिंसा, कंपैशन, काइंडनेस, लव, प्यार, भावना, उसी से आपको दुनिया में लौटना चाहिए, उस दुनिया में लौटना चाहिए। ये बुद्ध से वार में, युद्ध में नहीं लौटना चाहिए। सर, जिस तरह से बुद्ध का दर्शन रहा है और बुद्ध के दर्शन को पूरे विश्व ने अंगीकार किया, पूरे विश्व ने माना, लेकिन आखिर पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, भाईचारे की भावना को बांधने के लिए बुद्ध का जो दर्शन है सबसे महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन में से एक है। लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि लोग इन दर्शनों को भूलते हुए, लोग जो है लोगों को सताने में, लोगों के देश को हड़पने में, लोगों को जो है अपने अमानवीय नीतियों से कब्जा करने में, इन सब की तरफ लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया? आखिर क्या कारण रहा है सर ये आपके अनुसार? ये तो अभी जैसा हम इस दुनिया में रहा है, इस
संसार में रहा है, क्योंकि हमारा जो दिल है उसने वो नहीं छोड़ा है जो जो क्या बोलते हैं खसर है उसका दुनियादारी नहीं छोड़ा है, जो हम क्या बोलते हैं उस हैट्रेट एंड खसर है जो एक सच्ची इंसान से सच्ची धर्म वाला नहीं बना है। हम दिखाट वाला जैसा पूजा पाठ करता है लसपस 2 मिनट के लिए आपको खुशी मिलना वो खुश, जैसा मैंने पूजा किया, लेकिन दिल से अंदर से आपने कोई इंसानियत बिल्डअप नहीं किया है। उसी की वजह से जैसा हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म आया था, लेकिन हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म को पूरा नष्ट हुआ है, क्योंकि जो उनका फॉलोवर था उन लोगों ने ठीक से नहीं किया। तिब्बत की में भी कई समस्या आया है, क्योंकि बुद्ध धर्म को लिए मतलब खतरा हुआ था, मतलब खत्म होने के हुआ था। किस टाइम पर तो लोग गुरु लोगों को मार के खत्म करने के लिए पूरा धर्म को ऐसा खत्म, क्योंकि वो करने वाले के पास करुणा है, जो अहिंसा है वो उसके दिल में ना, वो पूजा करता है, धर्म मानता है बोलते हैं, लेकिन इंटरनली फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम mind is not built up to is not a follower, exact follower of the Buddha. मेरे शब्द पूरा नहीं आया था, 1 मिनट ना, मेरा पूरा शब्द नहीं होता, क्यों जो हमें बुद्ध धर्म ने हमें इतना अच्छे धर्म दिया जो प्यार भावना बढ़ाने के लिए, कंपैशन और लेकिन उसको जो फॉलोवर है वो जैसा बुद्ध जी ने बोला है उसी तरह हम प्रैक्टिकल हम आगे ना बढ़ पाए। हम उसी के क्या बोलते हैं खसर है दिखावट वाला पूजा किया, दिखावट वाला धर्म किया, लेकिन असली जो माइंड चेंज करने के, अंदर से चेंज करने की हमने कोशिश कभी नहीं की। उसी की वजह से जो जिन्ना धर्म और जो प्यार बनने के लिए बुद्ध जी ने बोला है वो हमें आगे नहीं बढ़ पाया। उसी की वजह से हम सभी को एक यूनियन और एक प्यार से रहने के लिए बांध नहीं सका है। और खास करके एवरी ह्यूमन, जैसा आपका घर में होगा, मेरा 6 बच्चा है, पिता माता एक ही है और हमने पाला पोसा एक ही है, लेकिन 6 बच्चा अलग अलग सोच है, उसका काम करना अलग, उसका सोच अलग, उसका सभी लोग अलग है। तो हमने पाला तो उसी को एक ही रोटी दिया, एक ही कपड़ा दिया, जैसा हमने पाला पर प्यार भी एक ही दिया, लेकिन इनका अपना किस्मत से हो या उनके जो अंदर की जागरूकता ठीक से नहीं हुआ, तो उनका सोच अलग अलग से, उनका काम करने का अलग अलग से, जैसा सभी घर में होता है, सभी देश में होता है। उसी तरह क्योंकि वैसे बुद्ध जी ने सभी को जो ज्ञान दिया है वो अच्छे दिया है, लेकिन the followers are not able to put that in a reality, जो असली में ले नहीं पाया, उसी की वजह से हो गया। जी सर। So that's why now youth has to learn that whether it's a Tibetan or Indian or whoever it is, अगर बुद्ध धर्म को, अहिंसा को, कंपैशन को, जो करुणा को अगर महत्व रखते, इम्पोर्टेंस रखता है, then we should learn about that in from the inside, not from the development or in the show के लिए, दिखावट के लिए नहीं करना चाहिए, असली दिल से करना चाहिए, अंदर से करना चाहिए। जी सर, ये तो आपने सही कहा सर कि जो कार्य हो ईमानदारी से हो, जिम्मेदारी से हो और नैतिकता से हो। जी जी जी। मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि ठीक है, भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी, राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, जो भी उसको अपना समझ में आए वो तो उठाएगी ही, लेकिन मैं सर एक प्रश्न भी है और एक समझ लीजिए कि मेरी इच्छाएं भी हैं कि आप जैसे निर्वासित तिब्बत सरकार है, आप हैं, आपसे जो है, आप भारत तिब्बत सहयोग मंच माननीय के संरक्षक और मार्गदर्शक हैं, जो हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे जो है श्री पंकज गोयल भाई साहब जी हैं, आप इनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं
कि जिससे हम और भी बेहतरीन तरीके से हम आपके तिब्बत की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और हम अपना योगदान दे सकें। हम आपकी तरफ से क्या अपेक्षाएं हैं? मेरा अपेक्षा यही था, मैं जब से इंटरनेशनल साथ का जोड़ा था, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच था, जो अभी कार्य जो भारत तिब्बत सहयोग मंच कर रहा था, इसको और आगे बढ़ना चाहिए और सक्षमता से बढ़ाना चाहिए और लोगों को बढ़ाना चाहिए। जैसा ये प्रोग्राम आज रखा है, मैं तो एक छोटे से वक्ता हूँ जो जितना ज्ञान नहीं है, फिर भी जैसे जैसे कोई हमारा तिब्बती समुदाय में बहुत लोग हैं, उसी के तरह लोगों को जोड़ा कर जो कार्य अभी तक भारत सहयोग मंच जो कर रहा है, उनके इंद्रेश जी और पंकज जी के मार्गदर्शन में कर रहा है, उसी को आगे और बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा लोगों को, तिब्बत के लोगों को, भारत के लोगों को ये समझ सके कि तिब्बत की समस्या क्या है, समस्या किस समस्या है, क्या इसकी समस्या को सॉल्व होने के लिए होना तो क्या किसको लाभ मिलेगा और क्या लाभ इंडियन को क्या मिलेगा, तिब्बती को क्या मिलेगा, दुनिया को क्या मिलेगा। अगर ये हमारा लोगों को समझेगा तो मेरे ख्याल में हम जो कर रहा है, जो भारत कर रहा है, उसी को आगे और बढ़ाना चाहिए और सशक्त रखना चाहिए। दावा शेरिंग सर। जी जी, आपने कई बार ये बात कही कि जो है आप एक छोटे से वक्ता हैं और आप जो है थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन सर आपने वो बेहतरीन बात बताई है जो आज तक किसी भी वक्ता ने नहीं कही। आज आपने वो 4 प्रतिबद्धताओं के बारे में जिक्र किया है जो अभी तक हमने नहीं सुना था। तो ये आपने जो परम पावन दलाई लामा जी की 4 प्रतिबद्धताओं के बारे में बताया, इस प्रतिबद्धताओं के बारे में हमसे किसी भी विद्वान व्यक्ति ने चर्चा नहीं की। तो हम तो आपको, आप हमारे एक विद्वान वक्ता है कि आपने उन चीजों के बारे में, उस गूढ़ रहस्य के बारे में से रहस्य पर पर्दा उठाया जो शायद इतना चर्चा का विषय नहीं है। और ये बड़ा जानकर ये अच्छा लगा कि आप इस दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा जी की उन 4 प्रतिबद्धताओं को लेकर के आप पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं और समाज में इसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो मेरी एक बार सुंदू जी से बात भी हुई, तो सुंदू ने इस तरह की 4 प्रतिबद्धताओं का नाम नहीं लिया। हाँ, उन्होंने करुणा के बारे में मुझे बात की, लेकिन जिस तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से आपने अच्छे विस्तार पूर्वक की चारों के बारे में बताया कि कैसी पहली प्रतिबद्धता जिस तरह से ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करना, रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन करना, कल्चर लैंग्वेज को हमें प्रोटेक्ट क्या कहते हैं उसको प्रिजर्व करना, जो सिविलाइजेशन के लिए आइडेंटिटी होती है। और सबसे बड़ी चीज ये बताई आपने कि तिब्बत के इन्वायरमेंट को लेकर के आपने बात की कि तिब्बत का इन्वायरमेंट पूरे एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल रखता है। और अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, पिछले पृथ्वी दिवस पे सोनम वांगचुक जो धर्मशाला में आए और परम पावन दलाई लामा जी से मिले और उन्होंने एक ग्लेशियर का ब्लॉक उनको भेंट किया, प्रस्तुत किया और बड़ा चर्चा का विषय रहा। तो दिखाना चाहते थे किस तरीके से हमारे ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। और ये एक इंटरनेशनल इशू है, मतलब एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सोनम वांगचुक जी वाकई एक बहुत बड़े समाज सेवी है जी। तो सर तो आप ये ना कहें कि आपने कोई छोटी बात बताई, आपने बहुत बड़ी बात बताई और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर इसमें मैं देखो, मेरा यहाँ जो लोकल हमारा दोस्त लोग है, लोगों जो हमको मेरे साथ मिलता है, मेरे साथ बहुत लोग मेरे साथ हम प्यार से रहता है, तो मैं उसी सभी को बोल रहा हूँ, भाई साहब देखो, एक अगर छोटे से बात करें तो एक रिफ्यूजी लामा तो दलाई लामा जो निवासत है, वैसे तो हमारा ऐसा भारत देश के तो हमें कोई कमी नहीं है जैसा मैंने मिला, फिर भी असली में एक लामा जो निवासत में रहता है वो इतना मेहनत कर रहा है कि एशियन इंडियन कल्चर को रिवाइव करने के इतना मेहनत करता है, उन्हें लाइफ टाइम में अपना का जो मकसद बना है। तो why not Indian brothers and sisters, particularly the younger generation, should come forward and promote and try to understand why this refugee Lama, Dalai Lama, is trying to revive the
in Indian Asian culture। इसी के बारे में मैं लोगों को चर्चा कई बार किया था, अपना यहाँ धर्मशाला में किया था, और जैसे मैंने कई स्थानों में किया था, ऐसे MP मैंने किया। उसी में भी आप जब भी हम जैसा जो प्रेस में है, जैसा ऐसा कोई मिला है, तो हम इसी के सिलसिले में हमने कई बार बोला था। तो मैं चाहता हूं कि वी ऑल द फॉलोअर्स, पर्टिकुलरली इस दुनिया में, अगर दुनिया पीस के लिए देख रहा है तो एक ही कल्चर है इस दुनिया में, एक ही कल्चर है, वो है भारत का कल्चर, अहिंसा, करुणा, ये कल्चर है। इसको आगे ले जाने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए वी शुड वर्क फॉर दैट। अपना जो कर सकते, जैसा मैं एक चर्चा कर रहा था, इसी के तरह सभी लोग जोड़ के अपना अपना थोड़ा बहुत करेगा, देन एक, मैं जैसा गुरुजी बोलता है, इस टाइम पर तो इस वक्त तो हम पीस और वर्ल्ड पीस और ऐसा नहीं देख सकता है, लेकिन हम अभी से काम शुरू करेगा, लेकिन अगले सेंचुरी में, अगले जो हमारा पीढ़ी है, उनको खुशहाली, हैप्पी वर्ल्ड, पीस वर्ल्ड मिल सकता है। तो why should we work together? we हम क्यों काम शुरू ना करें? ये मैं हर बार बोलता रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छे नॉवेल विचार हैं आपके सर, बहुत अच्छे विचार हैं, और ये ऐसी भावना है, और ये जो आपके विचार, क्या एक जो प्रतिबद्धता है, ये प्रतिबद्धताएं ही जो है समाज में समाज को जोड़े रखने का कार्य करेंगे। अदरवाइज तो समाज हमारा खंडित हो जाएगा। तो ये सब परिवार को, समाज को, देश को बनाए रखने के लिए इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। डॉक्टर रवि, अगर आपको कुछ और प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, जी सर। सर मेरी एक जिज्ञासा थी कि चीन ने जो तिब्बत पर कब्जा किया है, और तिब्बत के लोग वहाँ पर भी हैं, और भारत में भी आए जो तिब्बत है, तो क्या सर आप लोगों को क्या वहाँ के मूवमेंट के बारे में, जिस तरह से चीन ने कब्जा कर रखा है डिजिटल और मीडिया को, सारी चीज़ों को हैक कर रखा है उसने, आप लोगों को वहाँ की जानकारियाँ कैसे प्राप्त होती हैं? वो लोग, वहाँ के लोग, तिब्बत के लोग आपसे कैसे जुड़े हुए हैं? कि जैसा अभी दुनिया बहुत छोटा हो गया है, पिछले वैसे जैसा नहीं, अभी बहुत दुनिया बहुत छोटा हुआ है, तो खास करके अभी चीन तो इतना उनको रिप्रेस करके रखा है, ऑप्रेस करके रखा है, चाहे कि बाहर जाने के लिए, आने के लिए, बोलने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए, ऐसा बहुत है, जैसा प्रबंध रखा है। फिर भी देखो, लोग हैं, हम इंसान हैं, तो इंसान का दिमाग इतना तेज होता है, इतना बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलते रहता है। सो वी आवर जो जैसा पहला तो 1979 से पहले तो बहुत गैप था, हमें संबंध नहीं होता था। जब से ये हमारा 79 से हमारा आने जाने का, लोग आने हुआ, इसी की वजह से बहुत लोग, जो बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आया है, उनका पिता माता तिब्बत में है, तो उनके साथ संपर्क होती है, कोई फोन से होता है, कहीं व्हाट्सएप से होता है, कहीं सोशल मीडिया से होता है। उसी के द्वारा हमें तिब्बत के अंदर के जो चल रहा है, उसी के ऊपर हमें खबर मिलता है। खास करके जैसा आपका इंटेलिजेंस है, आज हमारा गवर्नमेंट भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा काम तो करते हैं। तो खास करके चीन के अंदर सबसे बड़ा बात है, खास करके बीजिंग से, मेनलैंड से गुरुजी को चाहने वाला मिलियन से है, बहुत लोग हैं, और उनमें से बहुत लोग भारत में आता है। जब आजकल तो गुरुजी नहीं जा पाता है, ना तो अमेरिका में जब प्रवचन करना चाहते हैं, बहुत मेनलैंड चाइना से आता है, गुरुजी के मार्गदर्शन लेता है, गुरुजी के से प्रवचन लेता है, तो वहां के स्थिति में पड़ता है। जो उल्टा पुल्टा चीन गवर्नमेंट के से सुनाया था, उसी के विषय में उन लोग चर्चा होता था गुरुजी के साथ। धर्मशाला में भी बहुत आया था। इसी की तरह हमें अंदर के जो तिब्बत के अंदर के जो बात होता है, जो समस्या जो है, उसी का मिलते रहता है। ऐसा नहीं कि, लेकिन प्रवर्तक बहुत अगर रिस्ट्रिक्शन बहुत लगा है चीन ने, वो लगे, खास करके 2008 से ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगा है।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला हम लोगों के लिए और हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत सारी बातों को आपने समाज के सामने रखा है और निश्चित तौर पर आपके इस व्याख्यान से लोग लाभान्वित तो होंगे ही, साथ में आपकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर भारत के लोग खरे उतरेंगे और आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके भारत के वासी तिब्बत मुक्ति और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए लगातार जो है आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय भारत, जय तिब्बत। फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। ठीक है।